हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस युद्ध पर। तो आज के वीडियो में क्लास 12th की केमिस्ट्री में आपका जो चैप्टर चल रहा था एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, उसमें फिनॉल टॉपिक चल रहा था। और कल की वीडियो में आप सभी लोगों ने फिनॉल के रासायनिक गुणधर्मों को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा था। और कौन से फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म थे? फिनॉल के OH समूह पर क्रियाएँ थीं। आज के वीडियो में आप सभी लोग फिनॉल के रासायनिक गुणधर्मों के साथ साथ फिनॉल का लीवर मान परीक्षण को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। और आज के वीडियो में फिनॉल टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और उसमें हेडिंग लगा लीजिए फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म में कुछ शेष रासायनिक गुणधर्म हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रियाएं हैं, उनको आप अच्छे तरीके से समझिए। इसके बाद फिनॉल का लीवर मान परीक्षण आपको समझाया जाएगा। तो पहली हेडिंग इसमें आप सभी लोग अपनी कॉपी में लगा लीजिए। फिनॉल के पहली हेडिंग है फिनॉल के बेंजीन के नाभिकों पर क्रियाएं, नाभिकों पर क्रियाएं। ठीक है, तो पहली हेडिंग कौन सी आपकी? फिनॉल के बेंजीन के नाभिकों पर क्रियाएं। ठीक है, तो इनकी निम्न क्रियाएं हैं, इनकी निम्न क्रियाएं हैं जिसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हेडिंग आप सभी लोग लगा लीजिए। फर्स्ट, फिनॉल का नाइट्रीकरण, फिनॉल का नाइट्रीकरण, फिनॉल का नाइट्रीकरण। या फिर क्या बताइए, कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे फिनॉल से, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, कैसे प्राप्त करेंगे फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। ठीक है, और या दूसरा नाम दूसरे नाम से किस प्रकार से आ सकता है? क्या होता है जब, क्या होता है जब, क्या होता है जब फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, तो ये 3 नाम से पेपर में इस अपक्रिया को पूछा जा सकता है, इसलिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। इसलिए कैसी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है? फिनॉल का नाइट्रीकरण के नाम से आ सकता है, कैसे प्राप्त करेंगे के नाम से आ सकता है, और क्या होता के नाम से आ सकता है। तो 3 नाम से इसको पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको स्किप नहीं करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है। और यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो देखिए, फिनॉल का नाइट्रीकरण हम किस प्रकार से करते हैं? फिनॉल का नाइट्रीकरण किस प्रकार से किया जाता है? बेंजीन के ऊपर ये जो समूह जुड़ा है, कैसा समूह है? बेंजीन के ऊपर जो समूह जुड़ा है कैसा समूह है? कैसा समूह है? संतृप्त समूह है। कैसा समूह है? संतृप्त समूह है। और संतृप्त समूह वाले में ऑर्थो और पैरा पोजीशन एक्टिव रहती हैं। तो हम जब नाइट्रिक अम्ल से इसकी क्रिया कराएंगे, जब नाइट्रिक अम्ल से इसकी क्रिया कराएंगे तो देखिए ध्यान से क्या होगा। 2 OH हैं जिसमें एक OH और H मिलकर एक H2 बनाएगा, ऑर्थो से एक H निकलेगा और एक OH यहाँ से होगा तो एक H2O बनेगा, और एक H पैरा से निकलेगा, एक OH यहाँ से लेंगे तो कितना H2 निकलेगा? 2H2O। तो बताइए, एक ऑर्थो से H निकला, एक पैरा से H निकला, इस नाइट्रिक अम्ल में से 2 OH गैप हुए तो सीधी बात है 2H2 आपका निकल जाएगा। इसके बाद में जहाँ से आपने H निकाला है वहाँ पे आपको ये समूह जोड़ना पड़ेगा NO2। तो एक समूह ऑर्थो पे जुड़ेगा और एक समूह कहाँ जुड़ेगा? पैरा पे। कहाँ जुड़ेगा? पैरा पे। तो बताइए क्या बनेगा? देखिए, इस प्रकार से ये रिएक्शन बनकर आपका तैयार होगा। ऊपर आपका फिनॉल जुड़ा रहेगा, यहाँ आपका नाइट्रो हो जाएगा, और इसके बाद एक और आपकी बेंजीन बनेगी इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ आपका OH होगा, यहाँ आपका नाइट्रो होगा। अब देखिए ध्यान से क्या बन के तैयार हुआ है। ऑर्थो पर नाइट्रो है तो क्या हो जाएगा? ऑर्थो नाइट्रो
और पूरा क्या है फिनॉल, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा एक नाम। दूसरा नाम क्या होगा देखिए ध्यान से, ये पैरा पे है, ये ऑर्थो है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या होगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब देखिए ध्यान से, जब बेंजीन के ऊपर संतृप्त समूह जुड़ा होता है तो इसकी दो पोजीशन एक्टिव होती हैं, ऑर्थो और पैरा। तो ऑर्थो कितनी पोजीशन है, दो पोजीशन, एक ऑर्थो 2 पे आता है, एक ऑर्थो 6 पे आता है। तो ये वाली ऑर्थो पोजीशन अभी बची है, पैरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो बताइए अब क्या करना पड़ेगा, इसकी पुनः नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करानी पड़ेगी इस वाले पोजीशन के लिए, इस वाले ऑर्थो पोजीशन के लिए। ठीक है, बाकी ये वाला ऑर्थो पोजीशन यहाँ कंप्लीट हो गया है और यहाँ ये पैरा कंप्लीट हो गया। पैरा में एक ही पोजीशन होती है, ऑर्थो में कितनी होती है, दो पोजीशन होती हैं, बेंजीन में 2 और 6 पे। ठीक है, तो इसलिए 2 वाला तो कंप्लीट हो गया है, बट 6 वाला जो है वो भी शेष है। तो क्या करेंगे, एक और नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा देंगे। जब एक और नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे देखिए ध्यान से, तो क्या निकलेगा, एक H2 आपका बाहर निकल जाएगा, जिस प्रकार इसमें रिएक्शन में निकला है। ठीक, और बताइए क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ अच्छे तरीके से इस बेंजीन के ऊपर OH जुड़ा रहेगा और एक NO2 यहाँ जुड़ जाएगा और एक NO2 यहाँ जुड़ जाएगा और एक NO2 यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, नाम कैसे करेंगे इसका, बहुत ही सरल है। यहाँ से नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6। एरोमेटिक यौगिक वाले का नामकरण करने के लिए जब नंबरिंग करते हैं तो क्लॉक वाइज नंबरिंग करी जाती है। कैसे की जाती है, क्लॉक वाइज नंबरिंग की जाती है। तो कहाँ से होगी, 1 2 3 4 5 6। एक 2 पे नाइट्रो, एक 4 पे नाइट्रो, एक 6 पे नाइट्रो, है ना, एक 2 पे, एक 4 पे और एक 6 पे। अब देखिए नाम, देखिए इसका नाम क्या होगा, नाम देखिए 2,4 2,4,6 कितने नाइट्रो है, 1 2 3, तो 3 को क्या कहेंगे, ट्राई कहेंगे। ठीक है, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, क्या हो जाएगा, ट्राई नाइट्रो। और क्या है, फिनॉल है, तो क्या लिख देंगे, फिनॉल, क्या लिख देंगे, फिनॉल। ठीक है, तो क्या नाम है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। और इसी को क्या कहते हैं, शॉर्ट में TNP, क्या कहते हैं, TNP, क्या कहते हैं, TNP। इसी का नाम क्या है, पिक्रिक अम्ल। क्या नाम है, पिक्रिक अम्ल। क्या नाम है, पिक्रिक अम्ल। तो इस प्रकार से आप फिनॉल का नाइट्रीकरण करके पिक्रिक अम्ल का निर्माण करेंगे। ठीक है, एक बार इसको पुनः समझ लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपका है फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया में। ये बेंजीन के ऊपर जो फिनॉल समूह जुड़ा है, OH समूह जुड़ा है, ये कैसा है, संतृप्त समूह है। कैसा समूह है, संतृप्त समूह है। और जब किसी बेंजीन के ऊपर संतृप्त समूह जुड़ा होता है तो बेंजीन की दो पोजीशन एक्टिव होती हैं, कौन सी, ऑर्थो और पैरा। और ऑर्थो में आपकी दो पोजीशन होती हैं, 2 पे और 6 पे, और पैरा जो होता है वो सिर्फ ओनली 4 पे होता है। तो पैरा तो एक बार में ही आपका कंप्लीट हो गया, पैरा पे ये नाइट्रो जुड़ गया। इसके बाद ऑर्थो एक आपके 2 पे ऑर्थो पे लग गया NO2, एक ऑर्थो बचा है आपका 6 पे। तो जब हम इसका पुनः नाइट्रीकरण कराएंगे तो ये बताइए 6 भी NO2 जुड़ जाएगा। तो जिस प्रकार इसका नाम होगा, जब नामकरण करेंगे, जिस प्रकार इसका नामकरण मैंने किया है, क्या हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये पैरा पे तो पैरा नाइट्रोफिनॉल। जब इनका हम पुनः नाइट्रीकरण कराएंगे, इनका पुनः नाइट्रीकरण कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो 6 वाला ऑर्थो बचा था ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से जब इसका नामकरण करेंगे तो बेंजीन में जब नामकरण किया जाता है, बेंजीन का जो नामकरण किया जाता है उसमें जो नंबरिंग दी जाती है वो क्लॉकवाइज दी जाती है। कैसे दी जाती है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ से चालू होगा, एक जहाँ पे संतृप्त समूह जुड़ा होता है वो उधर से नंबरिंग करना चालू करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे नाइट्रो, 4 पे नाइट्रो, 6 पे नाइट्रो। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और इसी को शॉर्ट में लिख देते हैं TNP, विस्फोटक पदार्थ होता है और इसी को हम पिक्रिक अम्ल कहते हैं। तो आप किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, ये 3 नाम से पेपर में आता है, मैंने बता दिया है आपको किस प्रकार से डिफाइन करना है। फिनॉल का नाइट्रीकरण कराने पर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है, तथा इसका पुनः नाइट्रीकरण कराने पर TNP या पिक्रिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रासायनिक गुणधर्म है फिनॉल का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम राइमर टीमैन अभिक्रिया की तरफ, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सभी लोग अगली हेडिंग लगा लीजिए, राइमर
टीमन अभिक्रिया, रैमर टीमन अभिक्रिया, ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल दीजिए। और दूसरे नाम से किस प्रकार से आती है, कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे फिनॉल से, कैसे प्राप्त करेंगे फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड या सैलिसिलिक एसिड, सेल या सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। ये आपकी दो नाम से आती है, राइमर टीमन अभिक्रिया या कैसे प्राप्त करेंगे फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड या सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। इस नाम से भी पेपर में आ सकता है। और क्या होता है जब इस नाम से भी पेपर में आ सकता है, आप इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। क्या होता है जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ NaOH या QH के साथ में गर्म करते हैं, ठीक है। ये इस नाम से भी पेपर में आ सकता है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। तो देखिए ध्यान से, ये राइमर टीमन अभिक्रिया क्या है, इसको अच्छे तरीके से आप समझिए। इसमें दो रिएक्शन होंगे, एक रिएक्शन में आपका सैलिसल्डिहाइड का निर्माण होगा और दूसरे रिएक्शन में जो निर्माण होगा वो सैलिसिलिक एसिड का निर्माण होगा, ठीक है। तो जब हम फिनॉल को क्या करेंगे, जब हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ गर्म करेंगे, NaOH के साथ गर्म करेंगे, तो देखिए ध्यान से अच्छे तरीके से आप सभी लोग, इस प्रकार से यहाँ क्या बनेगा, फिनॉल के साथ एक ऑर्थो पोजीशन पे CHO जुड़ जाएगा और इसके बाद में आपका 3NaCl बाहर निकल जाएगा और 2H2 आपका बाहर निकल जाएगा। यानी कि इसका जो नाम है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सैलिसल्डिहाइड। क्या नाम है, सैलिसल्डिहाइड। और या दूसरा इसका जो नाम हो जाएगा, देखिए ऑर्थो पे ये आपका बेंजीन वाला जो CHO, बेंजीन पे जो CHO जुड़ा है, ये क्रियात्मक समूह से, जो क्रियात्मक समूह टेबल होती है उसमें ये ऊपर रखा है और ये OH जो है वो नीचे रखा है, ठीक है। तो इसको वरीयता पहले दी जाएगी, है ना। तो बताइए जब नामकरण करेंगे तो नामकरण में क्या होगा, नंबरिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, क्लॉक वाइज, तो 1 2 3 4 5 6, यानी एक ऑर्थो ये और ऑर्थो ये। तो बताइए ऑर्थो पे हाइड्रोक्सो जुड़ा है, फिनॉल जो ये आपका OH है, IUPAC नाम पर जब इसका करेंगे तो OH का जो नामकरण है वो किस में लिखेंगे, प्रीफिक्स में लिखेंगे, और इसका नामकरण किस में लिखेंगे, सफिक्स में लिखेंगे। तो बताइए OH का जो प्रीफिक्स होता है क्या होता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सो। क्या होता है, हाइड्रोक्सो। क्या होता है, हाइड्रोक्सो। और पूरा क्या है, बेंजल डिहाइड। क्या नाम है, बेंजल डिहाइड, ठीक है। तो बताइए इसका जो IUPAC नाम वो क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सो बेंजल डिहाइड, और इसका जो पॉपुलर नाम क्या है, सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। तो एक रिएक्शन में फिनॉल ने क्या किया है कि क्लोरोफॉर्म के साथ और NaOH के साथ में क्रिया करके सैलिसल्डिहाइड का निर्माण किया है। और दूसरे रिएक्शन में क्या होगा, दूसरे रिएक्शन में फिनॉल क्या करेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ क्रिया करेगा। और किसके साथ, कार्बन टेट्राक्लोराइड और KOH के साथ में क्रिया करके, बताइए क्रिया करके क्या बनाएगा, ये सैलिसिलिक एसिड का निर्माण करेगा। सैलिसिलिक एसिड का निर्माण करेगा तो सैलिसिलिक एसिड में क्या हो जाएगा, COOH समूह जुड़ जाएगा, है ना। और क्या यहाँ पे आपका 4KCl आपका बाहर निकल जाएगा, 4KCl बाहर निकलेगा और 2H2 आपका बाहर निकलेगा। तो बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड हो जाएगा। और इसका जो IUPAC नाम होगा, बताइए क्रियात्मक समूह टेबल में जो COOH है वो सबसे ऊपर रखा है, तो इसलिए इसका सफिक्स होगा, इसलिए इसका क्या लिखेंगे, सफिक्स, और इसका क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। तो बताइए ऑर्थो पे जुड़ा है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सो। क्या हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सो हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, बेंजेनोइक एसिड, बेंजेनोइक एसिड, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इस प्रकार से राइमोटिमन अपक्रिया कंप्लीट होती है, यानी कि फिनॉल से आप सैलिसिलडिहाइड और क्या सैलिसिलिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं। आप अगर यदि सैलिसिलडिहाइड प्राप्त करना है तो आप फिनॉल की क्लोरोफॉर्म और NH के साथ क्रिया करा दीजिए तो आपको सैलिसिलडिहाइड मिल जाएगा। इसके बाद यदि आपको सैलिसिलिक एसिड प्राप्त करना है तो आप फिनॉल की कार्बन टेट्राक्लोराइड और KOH के साथ में क्रिया करा दीजिए तो आपको सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा। और मैंने इसका IUPAC नाम भी बता दिया है कि क्रियात्मक समूह टेबल में सबसे ऊपर यहाँ CHO है, तो इसलिए CHO का जो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, सफिक्स लिखेंगे, और इसका क्या लिखेंगे, OH का प्रीफिक्स लिखेंगे। इसी प्रकार नीचे वाली का नामकरण किया है। तो बताइए इसको किस प्रकार से डिफाइन करना है। फिनॉल की क्लोरोफॉर्म और NOH के साथ क्रिया कराने पर क्या बनता है, सैलिसिलडिहाइड बनता है, और फिनॉल की कार्बन टेट्राक्लोराइड और KOH के साथ में क्रिया कराने पर सैलिसिलिक एसिड का निर्माण होता है। इस अपक्रिया को राइमर-टीमन अपक्रिया कहते हैं। ये भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना, जो कि आपको पेपर में इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और बढ़ते हैं नेक्स्ट अपक्रिया की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप सभी लोग अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग लगा लीजिए, थैलीन अपक्रिया। थैलीन अभिक्रिया, ठीक है, या कैसे प्राप्त करेंगे फिनॉल से फिनोप्थलीन, ठीक है, या कैसे प्राप्त करेंगे फिनॉल से फिनोप्थलीन, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसको किस प्रकार से समझेंगे, ये भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, इसको भी आप लगा लीजिए। तो हम क्या करेंगे, फिनॉल के दो अणुओं की क्रिया कराएंगे, ठीक है। इस प्रकार से फिनॉल को उल्टा लिख लेंगे यहाँ, और थैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराएंगे, और किससे क्रिया कराएंगे, थैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराएंगे। तो थैलिक एनहाइड्राइड का जो सूत्र होता है वो इस प्रकार से बेंजीन होती है, इस प्रकार से इसकी बेंजीन होती है, जिसमें ये एक C इस प्रकार से जुड़ा होता है, ठीक है। तो थैलिक एनहाइड्राइड से इसकी क्रिया करानी है। तो देखिए ध्यान से, ये किसका सूत्र है, थैलिक एनहाइड्राइड का। तो बताइए इसके साथ जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, H2 निकल जाएगा, और ये क्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, सांद्र H2SO4 की। किसकी उपस्थिति में होगी, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया होगी। तो देखिए यहाँ से ये H2 निकल जाएगा आपका बाहर, तो H2 आपका यहाँ से बाहर निकल जाएगा। बोलिए क्या बचा, ये अब ये दो वैलेंसी कार्बन की कब होंगी, तो इसके साथ में दो ये कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से देखिए क्या होगा, आपका ये थैलिक एनहाइड्राइड बनेगा यहाँ इस प्रकार से, और ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन, यहाँ ये ऑक्सीजन, इसके बाद में ये कार्बन के साथ इधर जुड़ जाएगा। अब इसके दो बंध बचे हैं, तो एक बंध से ये फिनॉल, एक बंध से दूसरा फिनॉल, ठीक है। तो इस प्रकार से OH यहाँ इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये दूसरा वाला बेंजीन बनेगा फिनॉल इस प्रकार से, और इसके साथ में यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो निर्माण हुआ है, इस यौगिक का जो निर्माण हुआ है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए, है ना। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम होता है फिनोप्थलीन। क्या नाम होता है, फिनोप्थलीन, ठीक है। तो अब बताइए इसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। फिनॉल के कितने अणु लिए गए हैं, फिनॉल के दो अणु लिए गए, कितने अणु लिए हैं, दो अणु लिए गए हैं, ठीक। तो बताइए किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। फिनॉल के दो अणुओं की थैलिक एनहाइड्राइड से, ये किसका सूत्र है, थैलिक, किसका है, थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो फिनॉल के दो अणुओं की थैलिक एनहाइड्राइड से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर फिनोप्थलीन का निर्माण होता है। इस अपक्रिया को थैलीन अपक्रिया कहते हैं। ये भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए। और बढ़ते हैं नेक्स्ट
टॉपिक की तरफ, फिनॉल के उपयोग और फिनॉल का लीबरमान परीक्षण। ठीक है, तो फिनॉल के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट रासायनिक गुणधर्म थे मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब शेष जो बचा है फिनॉल के उपयोग और फिनॉल का लीबरमान परीक्षण है, वो आपको इसी वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अगली हेडिंग लगा लीजिए फिनॉल के उपयोग। और फिनॉल के उपयोग तथा फिनॉल का लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप सुन लीजिए इसी प्रकार से। यहाँ बोर्ड पर नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ थ्योरी है, आपको सुनना है और अपनी कॉपी में नोट करना है। तो उपयोग में फर्स्ट पॉइंट सुनिए, पिक्रिक अम्ल बनाने में। उपयोग में फर्स्ट पॉइंट क्या है? पिक्रिक अम्ल बनाने में। दूसरा पॉइंट है औषधि के निर्माण में, औषधि के निर्माण में। और तीसरा पॉइंट जो है एस्प्रिन औषधि बनाने में, एस्प्रिन औषधि बनाने में। और चौथा पॉइंट इसका है कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में। अगला पॉइंट है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अगला पॉइंट है बेकेलाइट या प्लास्टिक बनाने में। अगला पॉइंट है बेकेलाइट या प्लास्टिक बनाने में। तो इस प्रकार से फिनॉल का हम कई जगहों पर अच्छे तरीके से इसका उपयोग करते हैं। तो अब अगली हेडिंग इसको लगा लीजिए लिखने के बाद में, फिनॉल का लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण। का लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण जो है इसको आप अच्छे तरीके से सुन लीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ थ्योरी इसको लिखना है। ठीक है, तो क्या है फिनॉल का लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण, इसको अच्छे तरीके से सुनिए और अपनी कॉपी में नोट करिए। सबसे पहले क्या करते हैं, फिनॉल में सोडियम नाइट्राइड तथा सांद्र H2SO4 मिलाते हैं। सबसे पहले फिनॉल में सोडियम नाइट्राइड तथा सांद्र H2SO4 मिलाते हैं, जिससे गहरे हरा या नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है, जिससे गहरे हरा या नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। इसके बाद इसमें जल मिलाकर तनु करते हैं तो हमें लाल रंग का विलयन प्राप्त होता है। जल मिलाकर तनु करते हैं तो हमें लाल रंग का विलयन प्राप्त होता है। और इसके बाद इस लाल रंग के विलयन में NaOH क्षार मिलाकर, और इस लाल रंग के विलयन में NaOH क्षार मिलाकर नीले रंग का विलयन प्राप्त कर लेते हैं। और इसी को हम फिनॉल का लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण कहते हैं। इसी को हम फिनॉल का लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण कहते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको शेष बचे फिनॉल के रासायनिक गुणधर्मों को अच्छे तरीके से समझा दिया है और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं समझा दी हैं। यदि मेरे समझाने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि सुबह सुबह इस क्लास के लेता हूं तो थोड़ी सर्दी भी होती है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, समझाने में। तो अब देखिए इन टॉपिकों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है और आज से आपका फिनॉल वाला टॉपिक समाप्त होता है। कल वाली वीडियो में आपको ईथर स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।